गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 आरबीएससी बुक फर्स्ट गोल्डन रेस चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक है व्हाट इज एमिस विद अस एंड इसके राइटर है एस एम गोयल। कल हमने पेज नंबर 78 पर जो फर्स्ट का पैराग्राफ था वो कंप्लीट किया था। आज हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के जैसे टाइटल से ही पता चल रहा है व्हाट इज एमिस विद अस, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ भूल कर रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ जैसे सोशल कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ की हम एमिस करते हैं, चूक जाते हैं, भूल करते हैं। तो वो चीज़ें, वो फील्ड्स कौन कौन से हैं, तो उन्हीं को डिस्क्राइब करते हुए राइटर हमें बताते हैं थर्ड नंबर पे ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस कैसा होना चाहिए, हमें क्या इससे मॉरल लेना चाहिए, कौन क्या इम्प्रूवमेंट हमें इस फील्ड में करना चाहिए। तो राइटर हमें बताते हैं वी टेक रोड्स एज इफ दे आर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। हमें रोड को ऐसे रोड्स जहाँ की हम डस्ट फेंक देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, फैला देते हैं, तो उन रोड्स को हमें ऐसे समझना चाहिए कि वो स्पेशली केवल मेरी है, मेरी रोड है, मेरा घर है, मेरा रूम है। ऐसा एक कंसेप्ट, एक थॉट हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। Violation of traffic norms and driving rashly are considered sign of gallantry. Violation of traffic norms, ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एंड ड्राइविंग रेसली, तेजी से ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए, फास्टली हमें ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री, यानी आजकल क्या होता है कि गैलेंट्री यानी ब्रेवरी, कोई यदि ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है और बिल्कुल फास्टली ड्राइविंग करता है, कार, मोटर, बस किसी को भी, तो ये जो चीज़ें हैं उन्हें आजकल ब्रेवरी का सिंबल माना जाता है, साइन माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दो व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत हो तब हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें, कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखनी होती है। सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द रोस्ट फॉरवर्ड्स, अगर कोई ऐसा नहीं करता, बिल्कुल फास्टली ड्राइव नहीं करता अपनी कार को या मोटरसाइकिल को और ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ता, तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, टू बी द रोस्ट फॉरवर्ड्स, कि ये तो कायर है, ऐसा नहीं कर सकता, ये तो फास्टली ड्राइव कर ही नहीं सकता, ये तो डरपोक है, ऐसा कुछ थॉट माना जाता है। इसीलिए जो हमें टीनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और ड्राइविंग जो है वो रेसली करते हैं, फास्टली करते हैं। और इससे क्या होता है, कई टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट प्रूव हो जाता है, फैटल एक्सीडेंट हो जाते हैं और डेथ भी हो सकती है। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एज ग्रेट स्पीड, मॉडर्न जो यूथ है, टीनेजर्स हैं, वो एक तरीके ग्रेट स्पीड में ड्राइविंग करना अपने आप में प्राइड का सिंबल मानते हैं, घमंड का सिंबल मानते हैं। द इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, वे भूल जाते हैं कि कैसे जो ड्राइविंग के बेसिक रूल्स हैं उन्हें, कि हमें कब और कैसे ओवरटेक करना है दूसरे व्हीकल को, ये रूल वो भूल जाते हैं। व्हेन टू टेक ए टर्न, हमें कब एक टर्न लेना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को वो ओबे नहीं करते हैं। कीपिंग द व्हीकल्स इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, यानी ऑर्डर यानी क्यू, एक रो में, एक पंक्ति में व्हीकल्स को खड़ा करना, और स्मोकलेस, और वहाँ धूम्रपान नहीं करना, सिगरेट नहीं करना, पीना, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, कि हमें ड्राइविंग कैसे प्रॉपर लेन, प्रॉपर लाइन में चलते हुए हमें रोड पर ड्राइविंग करनी है, ये सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। इसी का रिजल्ट होता है कि फैटल एक्सीडेंट्स प्रूव हो जाते हैं, रिजल्ट कंसिक्वेंस इसका यही होता है। द रिजल्ट इज डेंजर ऑफ लाइफ, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। इट इफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, ये उस व्यक्ति को, उस पर्सन को तो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, इसके साथ साथ उसके चारों तरफ जो लोग होते हैं, जैसे रोड पे और भी कई पर्सन होते हैं, उनको भी इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इन फैक्ट वास्तव में द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, कोई सेंसिटिव बीइंग यानी कोई सेंसिटिव टाइप का संवेदनशील व्यक्ति हो, उसके नर्वस सिस्टम को ये जो
अनसेफ यानी ड्रेडेड, किसी की डेथ हो जाना एक्सीडेंट के कारण। और यदि कोई अनसेफ, दूसरा व्यक्ति अनसेफ होता है, यानी जो सेंसिटिव टाइप पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं जब इस तरीके से ट्रैफिक होता है, तो वो अपने आप को अनसेफ यानी असुरक्षित फील करते हैं और ड्रेडेड और डरा हुआ महसूस करते हैं जब वो रोड पर चलते हैं। God knows what calamity may happen the next moment। जो फास्ट स्पीड से अपने व्हीकल्स को चलाते हैं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ क्या उन पर विपत्ति आने वाली है, कैलेमिटी आने वाली है, ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि अगले ही मोमेंट क्या मिस हैपन उनके साथ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, ये सिर्फ ईश्वर जानता है, गॉड जानता है। The pity is that there is no control on any such things। बड़े ही दया भरी बात है, पिटी की बात यह है, काइंडनेस की बात यह है कि ऐसी जो थिंग्स होती हैं उनमें कोई कंट्रोल भी नहीं होता। अगर चलाने वाले को ये पता चल जाए कि आगे ही एक्सीडेंट ऑक्योर होने वाला है नेक्स्ट ही मोमेंट, तो वो अलर्ट हो सकता है, लेकिन उसे उस स्पीड के कारण पता नहीं चलता है और वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। Most of the vehicles emit smoke to make the surroundings unfit for living beings। कई जो व्हीकल्स होते हैं उनसे इतना ज्यादा, इन पर जो बैठे हुए पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं। उससे जो उसके आसपास रहने वाले या आसपास जो अदर व्हीकल्स के लोग खड़े हैं उनको क्या होता है, मतलब सफोकेशन होता है या उनको वो बैड फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। People fly their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident। और कई लोग तो ऐसा करते हैं, अपना जो व्हीकल होता है उस पर ओवरलोडेड यानी बहुत सारा सामान, बहुत ज़्यादा सामान रख लेते हैं और उसकी वजह से कि अगले ही क्षण एक्सीडेंट हो जाता है। यानी ये सब चीज़ें एक्सीडेंट का कोज बनती हैं, कारण बनती है। द ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वॉन्ट सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। कई लोग ओवरटेक करते हैं और ना ही तो वो किसी प्रकार के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, एंड थस प्लेइंग विद द लीड ऑफ इनोसेंट पीपल। और जो निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट पीपल हैं, जिन्होंने जो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, उन लोगों की लाइफ के साथ वो एक खेल खेलते हैं। ऐसा वो करते हैं अगर वो ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी बातें हैं ट्रैफिक के रिगार्डिंग, वो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि और दूसरे जो पर्सन है, अदर पर्सन है, उन्हें भी हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट राइटर ने बताया है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। दूसरे एक पर्सन की, यानी एक पर्सन है उसका जितना प्लेस है उसकी जगह को, यानी वो दूसरे की जगह पर प्रॉपर्टी पर अधिकार करता है, आधिपत्य जताता है, पोजीशन दिखाता है अपना, उसे इंक्रोचमेंट कहते हैं। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यानी कहा जाता है, एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि तलवार से ज्यादा ताकतवर पेन होता है, पेन की ताकत ज्यादा होती है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कई स्कूलों में, शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूलें हैं, उनमें कई बार डिबेट का, वाद विवाद का विषय रखा जाता है, टॉपिक रखा जाता है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यानी तलवार से ज्यादा ताकतवर एक पेन होता है। इन रियलिटी, यदि हम वास्तव में देखें, एक्चुअल में द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। अगर हम रियल सेंस में देखें, रियलिटी देखें, तो मसल पावर है, यानी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन पावर से। ऐसा रियलिटी में देखने को मिलता है। एंड इट हैज बीन सो सिंस एव। यानी कई युगों से, एक लॉन्ग टाइम से, वेरी लॉन्ग टाइम से ऐसा होता आ रहा है, लॉन्ग पीरियड से ऐसा होता आ रहा है कि मसल पावर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई है ब्रेन पावर से। तो देखिए कैसे, जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। राइटर कहता है कि जिनमें मसल पावर होती है, जो फिजिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, अनसिविलाइज, असभ्य होते हैं, उनमें किसी प्रकार के मैनर्स नहीं होते, बैड मैनर्स होते हैं उनमें। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो उसको अपनी मानते हैं कि ये तो मेरी खुद की है, पोजीशन दिखाते हैं अपना। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग द ग्रेव वट यूर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, थस स्नेचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सिविलाइज यानी होता है सभ्य व्यक्ति, जो पढ़े लिखे हैं,
जो क्यूरल्स में, लड़ाई झगड़े में, फाइट्स में पढ़ना नहीं चाहते। एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग यानी कानून से जो बंधे हुए लोग हैं, नागरिक हैं, उन वो लोग। और स्नेचिंग यानी छीनना। तो देखिए राइटर कहता है मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, वो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कि मसल पावर वाले होते हैं, जो अनसिविलाइज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटी सी शुरुआत करते हैं, एक घर बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं। द ग्रेव वट यूर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी वो ग्रेव यानी निकल जाना, छीन लेना दूसरों की प्रॉपर्टी, उतनी ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, छीनने या हड़पने की कोशिश करते हैं जितनी की वो कर सकते हैं। दस इस प्रकार स्नेचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड, इस प्रकार वो छीनते हैं जो सिविलाइज्ड पर्सन है और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं उनसे। द फुट paths on both sides of the road become their property whenever they may slip, यानी रोड के दोनों साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं वे उनकी प्रॉपर्टी, वे उसे भी अपनी प्रॉपर्टी मानने लगते हैं। वेन यूर वेयर दे मे स्लीप, जहाँ वे सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग यानी रहने की जगह, स्थान, निवास स्थान बना सकते हैं और अपने शॉप्स भी खोल लेते हैं। इन द नेम ऑफ रीजन, रिलीजन, धर्म के नाम पर, दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड, सेल्फिश यानी स्वार्थी, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सड़क किनारे, मेन रोड पर जहाँ कहीं उन्हें जगह मिल जाती है उस एरिया, धर्म के नाम पर वहाँ कई, जैसे धार्मिक आयोजन करने, किसी को रिलीजियस कोई मीटिंग करनी है या कॉन्फ्रेंस है या कोई मीटिंग है बड़ी, तो उसके लिए उस यानी कई एरिया को फिक्स कर लेते हैं बिल्कुल कि यहाँ ही मीटिंग करनी है, यही टेंट लगाना है, यही प्रोग्राम करना है, मेन रोड के बिल्कुल पास। बोथ साइड्स होती हैं उनको, उन पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। Some people try to encroach upon public property after constructing house, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying gardens। अब देखिए राइटर कहता है some people, कुछ लोग try to encroach, वे अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की जगह को हड़पने की कोशिश करते हैं, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इनक्रोच करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग, वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग यानी निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउसेस, अपने घरों का, शॉप्स, दुकानों का, ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, जैसे कि अपने खरीदी हुई जमीन है उस तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर अपनी शॉप्स बना लेते हैं, हाउसेस बना लेते हैं। बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, वहाँ सीढ़ियाँ लगा देते हैं, और लेइंग गार्डन्स, वहाँ गार्डन लगा लेते हैं, बगीचा लगा लेते हैं, और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट्स आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, अपनी जो मार्क्ड बाउंड्री होती है, चिन्हित जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसके बाहर की तरफ जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो कर लेते हैं, बैठने के लिए कोई जगह बना लेते हैं। हु इज देयर टू चेक, उन्हें चेक करने वाला कौन है, कौन उस पब्लिक प्रॉपर्टी को चेक करने वाला है। एंड थ्रेटन देयर डिजाइन, और इस डिजाइन यानी उनके इरादों को, उनकी डिजाइन को कौन रोकने वाला है। इस नो नन, कोई नहीं है, राइटर कहता कोई नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आए और चेक करे कि इतनी बाउंड्री इसकी है और यहाँ तक ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ की जगह है, इतना उन्हें कह दे। नो, कोई नहीं। ए स्मॉल बिगिनिंग मेड अंडरटेल्ड grows into a big menace to all others except to those doing so। ऐसा जो कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल बिगिनिंग, छोटी सी शुरुआत की, और छोटी सी शुरुआत यानी छोटा सा उन्होंने लैंड का एक पीस परचेज किया और उसके बाद में छोटी सी शुरुआत करके उन्होंने धीरे धीरे अदर्स एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, जो दूसरे ऐसा कर रहे हैं, धीरे धीरे एज ए थ्रेट वो ऐसा करने लगे, यानी छोटी सी शुरुआत, स्मॉल बिगिनिंग से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको ग्रास्प कर लिया। इस तरह कहा जाता है, कहा गया है इसमें पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड की जो प्रोवर्ब है या सेइंग है वो आजकल जो है प्रचलन में नहीं है। इसकी जगह द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, मसल पावर यानी ताकत दिखाते हैं, धमकियां देते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, मेरे पास पावर है, माइट इज राइट,
ये जो प्रोवर्ब है ये भी सही प्रूव होती है आजकल के टाइम में। तो यानी अपनी माइट के द्वारा, थ्रेटनिंग के द्वारा, धमकियों के द्वारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अपना अधिकार वो कर लेते हैं और उन्हें रोकने वाला, स्टॉप करने वाला कोई नहीं है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर राइटर ने बताया क्लीनलीनेस, साफ सफाई। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस। कहा जाता है कि जहाँ सफाई होती है वही गॉड रहते हैं। That seems to remain an obsolete adage now. लेकिन आजकल obsolete out of date old कहावत ये लगती है। We are so used to uncleanliness. हम इतने uncleanliness यानी unclean environment में हम रहते हैं that it doesn't seem to affect our senses, leave aside annoying us. इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे चारों तरफ यानी हमारे जो सेंसेस हैं वो एनोइंग एनोइंग यानी चिढ़ाने वाला, इरिटेटिंग करने के अलावा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। हमने अपने घर को बाहर साफ रखना है, बाहर से सफाई नहीं रखनी। अपने घर के बाहर से सफाई की और कचरा दूसरे के घर के बाहर डाल दिया। तो ये सब कुछ आजकल देखने को मिलता है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेरीवर वी लाइक। हम कूड़ा कचरा और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको वहीं फेंक देते हैं जहाँ हमारी इच्छा होती है। बस अपने घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ऐसी फीलिंग, ऐसी थॉट थिंकिंग अपने माइंड में रखते हैं। मे बी रोड्स, चाहे रोड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे कोई स्कूल हो, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, चाहे कोई ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हो, स्मारक हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, चाहे वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो, एंड डोंट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप यानी पूजा, पूजा के वर्शिप के लिए जो होली प्लेसेस है, टेम्पल है, इन सब में भी हम रबिश जो है, वेस्ट मटेरियल्स उनको फेंकने में संकोच नहीं करते हैं। इन आवर फोन hope of keeping our home clean, we don't hesitate in making our neighbor's home unclean. सिर्फ अपने घर को साफ रखना है, ऐसे थिंकिंग के साथ हम अपने पड़ोसी जो हैं उनके घरों के बाहर भी कचरा फेंक देते हैं। इतना भी हम संकोच नहीं करते। हम सिर्फ अपने घर की सफाई तक ही लिमिटेड हैं, सीमित हैं। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस। किसी घर का कचरा भी हो सकता है रबिश, कूड़े कचरे में। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, छोटे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इनका शिट भी हो सकता है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों व फलों के छिलके भी हो सकते हैं। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या कोई दूसरा वेस्ट स्टफ सामग्री भी हो सकती है, पदार्थ भी हो सकता है। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, यानी जो बनाना के छिलके हैं, स्किन है, उसे भी मैड डर्टी, लिटर्ड यानी फेंके हुए, मैड डर्टी जो है पब्लिक रोड्स को वो करती हैं। रोड पे हम देखते हैं कि बनाना के छिलके फेंके होते हैं। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड। हो सकता है कि उन बनाना की छिलकों से जो कई लोग हैं वो हैंडीकैप्ड हो जाएं, फिसल जाएं, स्लिप्ड हो जाएं और उन्हें चोट लग जाए, हर्ट हो वो। एडेड टू दिस मेलेडी is the free movement of stray animals. Added to this malady, malady यानी एक सीरियस प्रॉब्लम है ये कि हम कहीं भी रबिश फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं और ये जो है एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल्स यानी होता है जो आवारा एनिमल्स घूमते रहते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, वो रोड्स को गंदा कर देते हैं, हाउसेस घरों को गंदा कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक, और उनके कारण जो ट्रैफिक है वो भी हैम्पर होता है। हम देखते हैं रोड्स पे स्ट्रे एनिमल्स को घूमते हुए। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, हो सकता है कि उनकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाता है। जैसे कि हम आजकल देखते भी हैं कि काऊ की वजह से या किसी और एनिमल की वजह से एक्सीडेंट्स ऑक्योर हो जाते हैं। तो वो सारा कुछ इन्हीं वजह से होता है कि रोड्स पे हम कचरा फेंकते हैं और जैसे बनाना के छिलके फेंक दिए या कोई सब्जी के या फिर फ्रूट के छिलके फेंक दिए हमने रोड पे। कोई स्ट्रे एनिमल्स है, आवारा एनिमल्स है, वो वहाँ से घूम रहा है और खाने के लालच में वो वहीं खड़ा रहता है। और कोई है फास्ट स्पीड से, ट्रैफिक सेंस का ध्यान देना, फास्ट स्पीड से अपने व्हीकल पे आ रहा है, राइडिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, और वो एक्सीडेंट का ऑक्योर हो सकता है, एक्सीडेंट हैपन हो सकता है। We have become so immune against these ills that nobody seems to take a note of these. यानी हम इतने ज़्यादा
ये जो बुराइयां हैं, इल्स हैं, इनके आदी हो चुके हैं कि कोई इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, मैं एडवांस कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हेन शोन ऑन द टीवी, जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आवर्स, यानी हमसे ज़्यादा साफ सुथरे, यानी अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो हमसे ज़्यादा साफ सफाई वहाँ रहती है। We must understand that cleanliness is a paramount importance and the offenders should be dealt with strictly with punitive measures. Punitive यानी punishment, जो गंदगी फैलाते हैं, इस तरह डस्ट फैलते हैं, रबिश फेंकते हैं, उन सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि इसी का रिजल्ट है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, एडवांस जो कंट्रीज हैं, वहाँ ऐसे कचरा हम तो नहीं फेंक सकते इधर उधर, तो आप नहीं कर सकते, तो उनकी तरह हमें भी जो पनिशमेंट का जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए, तभी इन सबको रोका जा सकेगा। नेक्स्ट है धरना बंद एंड रेल रोको। द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज धरना, स्टेज पर जाना और फिर धरना पर बैठ जाना, एंड कॉल फॉर ए बंद, बंद का आह्वान करना, और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, रेल रोको प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये सारे इजिएस्ट वे हैं प्रोटेस्ट को शो करने के, दिखाने के, यानी विरोध को प्रदर्शित करने के, ये सारे इजी वे माने जाते हैं। द एजिलेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच, एजिलेटर्स यानी आंदोलनकारी, इनमें से किसी न किसी वे को अपनाते हैं, चाहे वो धरना बंद या रेल रोको, इनमें से किसी डिवाइस का यूज करते हैं। These devices beside causing inconvenience, इन डिवाइसेस से सिर्फ इनकन्वीनियंस, असुविधाएं होती हैं। ने समटाइम्स इरेपरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल, कई बार व्यक्तियों को, बहुत पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, इससे राष्ट्र में, अपनी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे तोड़ फोड़ करना, शीशों को तोड़ देना, किसी कार को, व्हीकल को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फायर को जलाना, आग जलाना, इस तरीके से। इमेजिन समवन, कल्पना करो, सपोज करिए, समवन इज सीरियसली सिक, कोई बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से, सीरियसली तरीके से बीमार है। अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, मानिए किसी दूसरे पर्सन का ऐसा अपॉइंटमेंट है जॉब के लिए जिसे नहीं रोका जा सकता। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन एट होम, और कोई घर पे पहुंच पाने में असमर्थ होता है, ऐसे प्रदर्शन के कारण, इन डिवाइसेस को अपनाने के कारण, कि वो इनमें से किसी भी डिवाइस में फंसकर घर जाने से रह सकता है, या कोई इंटरव्यू से रह सकता है, अपने अपॉइंटमेंट से रह सकता है, या कोई सीरियसली बीमार भी हो सकता है, तो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर इन डिवाइसेस में कोई भी चल रही है, फॉलो की जा रही है, तो इससे पब्लिक का ही नुकसान होता है। Who bothers for others legitimate needs, दूसरों को जो जरूरत है, दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं लेजिटिमेट है, उनके लिए कौन परवाह करता है, कौन परेशान होता है, सब अपना अपना सेल्फिश जो है, स्वार्थ है, उसको पूर्ण करने में लगे रहते हैं। One remains wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. कई बार ये बात वंडर वाली होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है, कि देखने को भी मिलती है कि कभी कभी ऐसे जो बंस होते हैं, ऐसे जो डिवाइसेस होती हैं, वो रेस्पॉन्सिबल पीपल्स के द्वारा उन्हें स्पॉन्सर्ड कर दी जाती है। ओकेजनली, कभी कभी दीज डेमोन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट, कभी कभी ये जो इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, कई बार तो राष्ट्र की, नेशन की बहुत प्रॉपर्टी जो होती है, संपत्ति होती है, उसका बहुत मात्रा में नुकसान हो जाता है, और ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का भी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें रोक देना चाहिए। ये सारे जो थिंकिंग है, डिवाइसेस है, इनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। आगे राइटर हमें बताते हैं, कैंट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स एंड लॉस टू द नेशन, क्या हम कोई दूसरी सुटेबल, प्रॉपर, उचित डिवाइस
का यूज नहीं कर सकते हमारे प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को प्रदर्शित करने के लिए, जिससे कि दूसरे लोगों को असुविधा भी ना हो, अनकन्वीनियंस भी नहीं हो, और हमारा जो राष्ट्र है, नेशन है, वो भी इफेक्ट ना हो, उसका लॉस ना हो। क्या ऐसी कोई दूसरी डिवाइस हम अपना सकते हैं? तो देखिए राइटर आगे हमें बताते हैं कि दे मेड इन जापान, एक एग्जांपल देते हुए, इंस्टांस देते हुए राइटर हमें बता रहे हैं, इन जापान, जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, कि एक फैक्ट्री थी जो कि शूज की थी, शूज की एक फैक्ट्री थी, उसके जो वर्कर्स थे, उसके जो मजदूर लोग थे वहां काम करते थे, और वो चाहते थे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट को, अपने विरोध को प्रदर्शित करना चाहते थे वो। तो देखिए उन्होंने क्या किया, द मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ राइट फुट ओनली। तो उन्होंने क्या किया, शूज फैक्ट्री थी, वहां शूज बनाए जाते थे जापान में, तो उस फैक्ट्री के लोगों ने अपने विरोध को, प्रोटेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या किया, देखिए उन्होंने द मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, उन्होंने डिफरेंट यानी अलग अलग साइज के शूज बनाए, ऑफ राइट फुट ओनली, सिर्फ राइट जो हमारा फुट होता है उस फुट के ही शूज बनाए, यानी लेफ्ट फुट के शूज उन्होंने नहीं बनाए। When the dispute was settled, जब झगड़ा या क्यूरल, ये जो डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया, द मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, तो उन्होंने लेफ्ट फुट के शूज बनाए। बस इस प्रकार कंप्लीटिंग पेयर्स, इस प्रकार उन्होंने उस शूज के जोड़े को पूरा कर दिया। तो ये जो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, विरोध को डेमोन्स्ट्रेट करने का, ये सबसे बेटर है। इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू नन, ऐसा करने से, इस तरह जब हम प्रोटेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो इससे किसी को भी इनकन्वीनियंस, असुविधा नहीं होती, नुकसान नहीं होता। एंड द इनिशियल लॉस टू द ऑनर्स वाज मेड गुड ए लिटिल लेटर, और जो शुरू में उस शूज फैक्ट्री के वर्कर्स को लॉस हुआ था उसे थोड़े समय बाद भरपाई कर ली गई, जब उस वो डिस्प्यूट जो था सेटल हो गया। अल्टरनेटिवली, विकल्प के रूप में, द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शोन बाई महात्मा गांधी। अगर विकल्प की बात करें तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, विरोधी हैं, जो किसी चीज का, किसी बात पर, किसी इश्यू पर विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए पाथ, जो कि सत्याग्रह और भूख हड़ताल का है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। as they would then put only themselves to inconvenience for their cause। तो अगर वो ऐसा करते हैं, सत्याग्रह और भूख हड़ताल को अपनाते हैं, तो इसमें वो सिर्फ अपने जो असुविधा हो रही है उससे सिर्फ अपने आप को ही, मतलब कष्ट या पीड़ा में रख सकते हैं, वो दूसरों की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते, दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस नहीं होगा यदि वो ये तरीका अपनाएंगे प्रोटेस्ट करने का। कौन सा? सत्याग्रह एंड भूख हड़ताल। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, राइटर कहते हैं लास्ट में, एस एम गोयल कहते हैं हमें एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो सारे मैंने माइनर इश्यूज बताए हैं, छोटे छोटे मुद्दे बताए हैं, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस, यानी बहुत बड़े महत्व के हैं, मेजर इंपॉर्टेंस के हैं ये, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, इफ थिंग्स लाइक, यदि इन चीजों को पसंद किया जाए, इन चीजों को अपना लिया जाए, दीज आर सेट राइट, यदि ये सही तरीके से अपना ली जाए, सेट कर ली जाए लाइफ में, ये छोटे छोटे इश्यूज जो मैंने बताए हैं, इनको, इनमें यदि इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए तो राइट प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर विल नॉक एट आवर डोर, तो हमारे घरों तक, हमारे नेशन में क्या आ जाएगी? प्रोग्रेस, उन्नति आ जाएगी, प्रोस्पेरिटी, वैभवशालीता आ जाएगी, समृद्धिशालीता आ जाएगी, एंड प्लीजर और आनंद, एक तरह की खुशी, एक तरीके का एंजॉयमेंट हम सब लोगों के बीच आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा नेशन, हमारा जो इंडिया है, इन छोटे छोटे इश्यूज में इम्प्रूव करके, छोटे छोटे जो मैंने मैटर्स बताए हैं इनमें इम्प्रूव करके एक प्रोस्पेरियस, प्लीजरसम एंड प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकता है। तो इस तरह राइटर ने इस चैप्टर में उन टॉपिक्स पर, उन इश्यूज पर डिस्कस किया है जहाँ की हम थोड़ी बहुत चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।